यूक्रेन के शहर खार्किव, सोमी और मारियोपोल में फंसे हज़ारों अफराद के लिए राहत की खबर। रूसी फौज ने जंगबंदी का किया ऐलान और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोली राहदरी। रूस ने कहा है ये फैसला लिया गया फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों की ज़ाती दरख्वास्त पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की। सदर पुतिन से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत करने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म मोदी ने की जंगबंदी के ऐलान और इंसानी हमदर्दी की राहदरियों के क़याम की तारीफ़। जंगबंदी से भारत को मशरक़ी शहर सुमी में फंसे अपने तलबा को फौरी तौर पर निकालने का मिलेगा मौका। ऑपरेशन गंगा पूरे ज़ोरों शोर से जारी। आज 7 परवाज़ों में तकरीबन 1200 भारतीय शहरी आ रहे हैं वतन वापस। पीएम मोदी ने यूक्रेनी सदर से फ़ोन पर की बात। भारतीय शहरियों के इनखला में मदद के लिए अदा किया शुक्रिया। मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के लिए भारत के ख़ुसूसी एलची और 4 मरकज़ी वज़रा की यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से भारतीय शहरियों को निकालने के लिए भरपूर कोशिशें जारी। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी बुडापेस्ट से तलबा की आखिरी परवाज़ के साथ दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत 6177 भारतीय शहरियों को हंगरी से निकाला गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए मज़ाकरात की कोशिशें जारी। आज होंगे तीसरे दौर के मज़ाकरात। यूक्रेन में रूसी हमले से पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी हंगामी इजलास। आलमी अदालत इंसाफ ने आज से शुरू की यूक्रेन जंग की समाअत। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दावा। रूसी फ़िज़ाई हमले में वेनेटिसिया का एक शहरी हवाई अड्डा तबाह। खार्किव में जौहरी तहक़ीक़ी मरकज़ पर गोलाबारी। कहा गुनाहों की नहीं मिलेगी माफ़ी, एक दिन होगा फैसला। यूक्रेन में तबाही और लोगों को दरपेश मसाइब का हवाला देते हुए मग़रिब से मज़ीद मदद का मुतालबा किया। मगरबी फर्मों का रूस से निकलना जारी। नेटफ्लिक्स, अकाउंटिंग फर्म KPMG और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के रूस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता। वीज़ा और मास्टर कार्ड के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी रूस और बेलारूस में ऑपरेशन किया मुअत्तल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग की गंभीर सूरत हाल के दौरान एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस ने जंगज़दा इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए कीव, मारियोपोल, खार्किव और सुमी में जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस ने यह फैसला फ्रांस और इसराइल के सदूर के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की। तकरीबन 35 मिनट तक जारी रहने वाली बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बराह रास्त बातचीत की सताइश की। वज़ीर आज़म ने जंगज़दा इलाके से भारतीय शहरियों को बहिफाज़त निकालने में हुकूमत यूक्रेन की तरफ से दी गई मदद के लिए सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सोमी से भारतीय शहरियों की वतन वापसी की जारी कोशिशों के लिए यूक्रेन की हुकूमत से मुसलसल ताउन करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और बुडापेस्ट से एक तैयारा यूक्रेन में फंसे तलबा को लेकर दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंचा है। मरकज़ी वज़ीर SP सिंह बघेल ने तलबा का इस्तकबाल किया। इस परवाज़ के जरिए 160 तलबा को घर लाया गया है। और मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने बुडापेस्ट से 6177 तलबा की भारत आमद पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो आखिरी ग्रुप के साथ दिल्ली पहुंचकर काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जब नौजवान जल्द घर पहुंचेंगे और अपने वालिदैन और अहले खाना के साथ होंगे तो खुशी, जोश और राहत का माहौल होगा। You guys happy to be back home? Look, I just want to, on behalf of all of you, first of all, thank our crew, the captain, Dilpreet, and all the others. You know, it's been a long journey for them also. Yes, sir. I know you guys have been through a very difficult time.
and you are happy to be back home. Let me tell you, we are all delighted that you're back home. Yes, sir. And so, a warm welcome back. I hope you're soon with your families and embrace your loved ones. But I also want to tell you that, I went on the 1st. By the 5th flight, similar aircraft like this was empty to get back. And I've come back after we have successfully brought 6,177 of you back home. And this is the 31st flight. We've had some anxious moments, I'll tell you. Sometimes we were not sure where you all were. But I also want to assure you that the few who are remaining there, we are in touch with them, the control room, and the Prime Minister is personally committed to bringing each one of you back home. But I want to thank the crew. They started, the one set of crew flew the aircraft from here to Rome, the second from Rome to Budapest, then Budapest to Georgia and here. So they've all joined in an exemplary manner. So my congratulations to them, my thanks to them. और ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से भारतीयों की इनखला की देखरेख कर रहे शहरी आवाजाही के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में पूरी मुहिम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुश्किल हालात में भी 17,000 तलबा 80 प्रवासों से भारत पहुंचे हैं। यूक्रेन से आए भारतीय छात्रों को रोमानिया के जरिए स्वदेश पहुंचाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और हमारे साथ है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से जो छात्रों को पहुंचाने का काम था, कितना % पूरा हो चुका, क्या बाकी रह गया? कल शाम तक हमारे यहाँ से करीब 32 फ़्लाइट्स निकली हैं और करीब 7,000 छात्र सुरक्षित वापस घर पहुँचे हैं। ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ थीं हमारे छात्रों के लिए, जिसके तहत ऑपरेशन गंगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक हम लोग पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बाकी 4 फ़्लाइट जारी हैं, आखिरी फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ। करीब 7,500 छात्र 36 फ़्लाइट्स आज को गिनते हुए वापस सुरक्षित भारत पहुँच रहे हैं रोमेनिया और मोल्डोवा से। और चारों देशों को हम देखें तो करीब 17,000 छात्र करीब 80 फ़्लाइट से वापस सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थितियां रही हैं, बहुत परेशानी को भी झेलना पड़ा है हमारे बच्चों को और हमारा यही फ़र्ज़ था कि उनको हम लोग सुरक्षित वापस पहुंचाएं। तो रोमानिया पहुंचते ही दोनों हमारे रोमानिया से 2 गंतव्य एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स रवाना हुई हैं। किस तरह की चुनौतियां रही सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को? प्राथमिक तौर पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि जल्द से जल्द हम लोग फ़्लाइट्स लेके आएँ ताकि इनको तीव्र गति से घर हम लोग और अपने माता पिता और अपने परिजनों के पास हम लोग पहुंचा पाएँ। तो उस पर हमारा ध्यान आकर्षित था और 6 से 10 फ़्लाइट्स प्रतिदिन दोनों बुकारेस्ट के लिए और सुचेवा के लिए चलाई गई थी। सुचेवा में हमारे 1200 छात्र थे और पहले सारे छात्र करीब 10 घंटे बस से चलकर बुकारेस्ट आते थे और फिर यहाँ से रवाना होते थे। तो हमने रोमानिया की सरकार के साथ चर्चा करके सुचेवा की एयरपोर्ट को भी खुलवाई भारतीय विमान के लिए, ताकि ये 10 घंटे का सफ़र हम लोग कम कर पाएँ और सीधा सरहद से सिरेट से वे सुचेवा पहुँचे जो करीब 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ से सीधा भारत के लिए रवाना हो पाएँ। तो वो भी सफलता हमें वहाँ प्राप्त हुई और मैं आपके चैनल के ज़रिए रोमानिया के सभी अथॉरिटीज़ को, प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे यहाँ के मिशन के लोगों को और हमारे प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने तन मन धन लगाकर हमारे छात्रों की सहायता की है, हमारे बच्चों की सहायता की है। खाने का सामान, कंबल, बिस्तर सभी का इंतज़ाम हमारे प्रवासी भारतीय और रोमानियन अथॉरिटीज़ ने दोनों मिलकर की हैं। ये हमारा सफ़र और हमारा प्रयास निरंतर अभी भी चल रहा है। हमारे जितने भी बच्चे छूटे हैं उनको भी हम लोग बॉर्डर के ज़रिए वापस, चाहे रोमानिया हो, चाहे हंगरी हो, चाहे स्लोवेकिया हो, चाहे पोलैंड हो, इन और या मोल्डोवा हो, इन 4-5 देशों में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है आज भी। सर, अंतिम सवाल, इंडियन डायस्पोरा का और रोमानियन गवर्नमेंट का कैसा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रहा, सहयोग कैसा?
मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दिन रात मेहनत की है रोमेनियन सरकार और रोमेनियन नागरिक भी, केवल सरकार नहीं लेकिन रोमेनियन नागरिक भी, और ज़रूर हमारे प्रवासी भारतीयों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर रात दिन मदद की है हमारे छात्र छात्राओं की, कि उनको हम लोग सुरक्षित वापस घर पहुंचाएं। तो जैसा आपने सुना, सिविल एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ से जो है इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा चुका है। 7,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उन्हें स्वदेश भेजा जा चुका है और आज ये बुकारेस्ट से जो है ये एक फ़्लाइट जारी है जिससे खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बुखारेस्ट, रोमानिया। और पोलैंड में भारतीय के इनखला की निगरानी कर रहे मरकजी वजीर वीके सिंह ने बताया कि पोलैंड से तकरीबन 3,000 लोगों को घर भेज दिया गया है। अगर अब भी कोई यहाँ आता है तो यहाँ मौजूद टीम उसे घर ले जाएगी। जहाँ तक ऑपरेशन गंगा का सवाल है, हमारी कोशिश रही है कि हम सबको सुरक्षित लेके जा सकें। पोलैंड के अंदर ये आखिरी फ्लाइट है। 3,000 के करीब बच्चे जो है हम लोगों ने सुरक्षित घर पहुँचाए हैं और इसके बाद हमें आशा है कि पोलैंड की तरफ आने में शायद कोई ना आए और अगर इक्का दुक्का कोई आता भी है तो हमारी टीम अभी भी यहीं पर है जो कि उनकी देखभाल करे। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया से तकरीबन 90% तलबा को भारत भेजा जा चुका है। रोमानिया के सुचेवा से दिल्ली की 2 परवाजें रवाना हो चुकी हैं जो कल दिल्ली पहुंच जाएंगी। रोमानिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने सुचेवा हवाई अड्डे का जायजा लिया। रोमानिया से लगभग 90% से ज़्यादा भारतीय छात्रों को स्वदेश पहुंचाया जा चुका है। कल रात भी सुचेवा एयरपोर्ट से 189 लोगों को लेकर के विशेष विमान दिल्ली पहुंच चुकी है और उसके बाद जो है आज भी सुचेवा से 2 और फ्लाइट ऑपरेट हो रहे हैं जो कि रोमानिया की टाइम की बात करें तो दोपहर 2 बजे और शाम 7:30 बजे वो दिल्ली के लिए 189 और 239 जो भारतीय स्टूडेंट हैं उन्हें लेकर के दिल्ली पहुंचेगी 8 मार्च की सुबह। इसके अलावा भी आज जो है बुचारेस्ट से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वो छात्र हैं जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर शेल्टर हाउस में यहाँ पर जो है उनको रखने की व्यवस्था की गई थी और भारतीय एम्बेसी ने इनके देखभाल कर रही थी। यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है इसमें सहयोग कर रहे थे। अब जो है इनकी भी संख्या 150 से ज्यादा है और ये लोग जो है अभी 11:30 बजे रोमानिया के समय के अनुसार ये लोग जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ये लोग जो है 8 मार्च की सुबह ये लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पिसुचिन से आने वाले जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए भी उनको भी इकट्ठा करके उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए जो है 9 मार्च को एक विशेष विमान इंडियन एयरफोर्स का यहाँ बुखारेस्ट आएगा जहाँ पर कि वो राहत सामग्री लेकर के आएगा और उसके बाद यहाँ से जो बचे हुए छात्र हैं उन्हें वापस भारत लेकर जाएगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बुखारेस्ट, रोमानिया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के मुस्तफिदीन से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क में 22 एम्स हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का है। आजादी के बाद इतने दशकों तक देश में केवल एक ही एम्स था, लेकिन आज देश में 22 एम्स हैं। हमारा लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का है। देश के मेडिकल संस्थानों से अब हर साल 1.5 लाख नए डॉक्टर्स निकल आ रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सुलभता के बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। देश भर के ग्रामीण इलाकों में हजारों वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों के साथ ही कोशिश ये भी है कि हमारे नागरिकों को अस्पताल जाने की जरूरत ही न पड़े। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत के फैसलों से आवाम को भरपूर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोशिश की है कि आवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बिल्कुल भी खर्च बर्दाश्त न करना पड़े। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। साथियों, कोरोना के समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों में वहाँ के नागरिकों को एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं, लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की
कि गरीबों को वैक्सीन के लिए, हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश ने मुफ्त वैक्सीन का ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें खर्च कर चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के मुस्तफिदीन के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी ने उनके तजुर्बों को सुनने के बाद साथ साथ होने वाले फ़ायदे के बारे में भी मालूमात हासिल की। मेरा सादर प्रणाम। मैं पटना आनंदपुरी से हूँ और पिछले 8 महीने से जन औषधि की दवा ले रही हूँ। साथ ही साथ इतने कम पैसे में मुझे जो दवाई प्राप्त हो रही है वो मैंने दूसरे परिवारों को भी बताया, वो लोग उससे भी लाभान्वित हुए। हिंदा जी, जरा ये बताइए कि आपको ये सबसे पहले जन औषधि केंद्र के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैंने जब आनंदपुरी के जन औषधि केंद्र से दवा लिया तो मुझे 250 में कैल्शियम के साथ बीपी और शुगर के महीने भर की दवा मिली। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया और जो इससे लाभ उठा रहे हैं वो मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा कि धन्यवाद की हकदार मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। एक मोटा मोटा अगर अनुमान लगाना है कि जन औषधि के पहले भी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, तब भी जरूरत थी, अब जन औषधि से लेते हैं। दवाइयाँ तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता होगा, आपको संतोष है दवाइयों से? बहुत संतोष है। मुझे लोगों ने कहा कि दवा सरकारी है, सस्ती है, कारगर नहीं होगी, तो मैंने कहा कि मैं 8 महीने से दवा ले रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। औसत कितने रुपये बच जाते हैं आपका परिवार जो पहले दवाइयाँ लेता था मैं और अब जन औषधि से लेता है, तो महीने का कितना रुपया बचता होगा? पहले मुझे 1500-1600 रुपया लगते थे, अभी मुझे 250 से 300 रुपया लगते हैं। तो बाकी जो बचे पैसे हैं उसको मैं सोशल सर्विस कॉज पे लगाती हूँ। आप 1200-1500 रुपया हर महीना बच जा रहा है और वो आप समाज सेवा के लिए खर्च कर रही हो, ये सुन करके तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको जरूर आपके इस योजना से, आपका जो इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के दौरान दोपहर 3 बजे तक 46.40 वोट डाले गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्का वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 अजला में इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जिन 9 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल हैं। इस मरहले में 54 हलकों से 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7वें मरहले में तकरीबन 2 करोड़ 6 हज़ार राय दहिंदगान हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादा से ज़्यादा राय दहिंदगान की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए महफूज इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ की है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी सियासी जमातें अपना दल एस और सहलदेव भारतीय समाज पार्टी को 2017 के असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले में इन 54 सीटों में से कुल 36 सीटें मिली थी। इनमें से बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सहलदेव समाज पार्टी को 3 सीटें मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 6 और निषाद पार्टी को 1 नशिस्त मिली थी। निषाद पार्टी जो आखिरी बार 2017 में अपने बलबूते पर लड़ी थी, वो इस बार बीजेपी के साथ अपने इत्तेहाद में है, जबकि सहलदेव समाज पार्टी ने एसपी के साथ इत्तेहाद किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर रविंद्र जायसवाल वाराणसी शुमाली असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। मालदिया के एक पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद रविंद्र जायसवाल ने दावा किया कि बीजेपी वाराणसी में तमाम सीटों पर कामयाब होगी। जायसवाल ने यह भी कहा कि इस असेंबली इलेक्शन में पार्टी को 350 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर नीलकंठ तिवारी ने भी वाराणसी में एक पोलिंग मरकज़ पर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अवाम वजीर आला योगी आदित्यनाथ के काम को देख रहे हैं और हमारा अंदाज़ा है कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वजीर आला पूजा के बाद मंदिर के अहाते में वाक़ई गौशाला भी गए। और बीएसपी के रियासती सदर भीमराज भट्ट ने मऊ में पोलिंग मरकज पहुंचकर अपना वोट डाला। बाद में भीमराज ने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बीएसपी अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। और उत्तर प्रदेश में 7वें मरहले के लिए जारी पोलिंग के दौरान जौनपुर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट और जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह ने अपने गांव बनसफा में वाक़ प्राइमरी स्कूल बूथ पर अपने कुंबे के साथ वोट डाला। धनंजय सिंह इस बार जेडीयू के इंतखाबी निशान पर मलिनी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। मरकजी वजीर अनुप्रिया सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के लिए मिर्ज़ापुर के एक पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। और महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को मुंबई के खुसूसी पीएमएलए अदालत ने अदालती तहवील में भेजा है। उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। काबिल ज़िक्र है कि नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तवील पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया था। यह हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें एक बार फिर अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। वजारत कोयला ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 7 मार्च से 11 मार्च तक आइकॉनिक वीक का इनेकाद किया है। इस तकरीब का इफ्तिताह करते हुए कोयले के मरकजी वजीर मुमलिकत राव साहब दानवे पाटिल ने कहा है कि ये तकरीब गुज़िश्ता 75 सालों में तवानाई के शोबे में भारत की उसूलियाबियों को उजागर करती है। पाटिल ने कहा है कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुल्क की खुद इन्हिसारी के लिए वजारत 25 बरसों पर मुश्तमिल विजन तैयार करेगी। इस मौके पर वजारत के सेक्रेटरी समेत कई अफसरान भी मौजूद थे। कोल का काम केवल ऊर्जा की सप्लाई करना इतना नहीं है, ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन रखना ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और उसको देखते हुए 600 मिलियन टन का उत्पादन आज के तारीख में हमारे पास है और उससे ज़्यादा 1000 मिलियन टन तक हम कैसा जा सकते हैं। तो नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोयला उत्पादन करना और आत्मनिर्भर बनना और आयात को कम करना, ये हमारा उद्देश्य है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। यूक्रेन के शहरों कीव, खार्किव, सोमी और मारिउपोल में फंसे हज़ारों अफराद के लिए राहत की खबर है। रूसी फौज ने जंगबंदी का ऐलान किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोली राहदरी। रूस ने कहा है ये फैसला लिया गया फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों की ज़ाती दरख्वास्त पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की। सदर पुतिन से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत करने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म मोदी ने की जंगबंदी के ऐलान और इंसानी हमदर्दी की राहदरियों के क़याम की तारीफ़। जंगबंदी से भारत को मशरक़ी शहर सोमी में फंसे अपने तलबा को फौरी तौर पर निकालने का मिलेगा मौका। ऑपरेशन गंगा पूरे जोर शोर से जारी। आज 7 परवासों से तकरीबन 1200 भारतीय शहरी आ रहे हैं वतन वापस। पीएम मोदी ने यूक्रेनी सदर से फ़ोन पर की बात। भारतीय शहरियों के इनखला में मदद के लिए अदा किया शुक्रिया। मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के लिए भारत के खुसूसी एलची और 4 मरकज़ी वज़रा की यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से भारतीय शहरियों को निकालने के लिए भरपूर कोशिश जारी। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी बुडापेस्ट से तलबा की आखिरी प्रवास के साथ दिल्ली वापस पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत 6177 भारतीय शहरियों को हंगरी से निकाला गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिश जारी। आज होंगे तीसरे दौर के मुज़ाकरात। यूक्रेन में रूसी हमले से पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का भी हंगामी इजलास। आलमी अदालत इंसाफ ने आज से शुरू की यूक्रेन जंग की समाअत।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दावा, रूसी फ़िज़ाई हमले में वेंटिसिया का एक शहरी हवाई अड्डा तबाह। खार्किव में जौहरी तहक़ीक़ी मरकज़ पर गोलीबारी, कहा गुनाहों की नहीं मिलेगी माफ़ी। एक दिन होगा फैसला। यूक्रेन में तबाही और लोगों को दरपेश मसाइब का हवाला देते हुए मग़रिब से मज़ीद मदद का मुतालबा। और मगरबी फर्मों का रूस से निकलना जारी। नेटफ्लिक्स, अकाउंटिंग फर्म KPMG और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के रूस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता। वीज़ा और मास्टर कार्ड के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी रूस और बेलारूस में ऑपरेशन किया मुअत्तल। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।